आप पॉलिसी लेते हो हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, तो जो फर्स्ट पर्सन होता है जो आपसे मिलता है, या जो फर्स्ट पर्सन होता है जो आपको पॉलिसी के डिटेल्स बताता है और आपके सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वो एजेंट होता है। तो एजेंट को फर्स्ट लेवल अंडरराइटर कहा जाता है। फैक्टर्स विच अफेक्ट ए पर्सन्स मोबिलिटी। हेल्थ इंश्योरेंस डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स रिस्क फैक्टर, मतलब कितना रिस्क है कि जल्दी बीमार हो सकता है कोई, या उसका एक्सीडेंट हो जाए, या उसको मीन्स रिस्क, कोई भी चीज़ में ज़्यादा रिस्क जो बढ़ जाता है ना, उसको मोबिलिटी बोलते हैं। तो उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज एज, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चे अभी बॉर्न होते हैं उनका रिस्क ज़्यादा होता है बीमार होने का। देन स्मॉल चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। नेक्स्ट इज जेंडर, मेल्स ज़्यादा काम करते हैं कंपेयर टू फीमेल्स, या ज़्यादा बाहर का काम करते हैं, आउटडोर्स में ज़्यादा काम होता है मेल्स का, तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो एंड देन थर्ड इज हैबिट्स। अगर हैबिट्स भी खराब होती है, जैसे पान तंबाकू या अल्कोहल की हैबिट हो, रोज खाना या डेली यूज़ करना, तो उसके वजह से भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। देन यू हैव ऑक्यूपेशन फॉर ड्राइवर्स एंड माइनर्स। माइनर्स जो कोयले की खान में काम करते हैं, उनका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है फॉर एक्सीडेंट्स और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री, दैट इज अगर कोई डिजीज आपकी फैमिली में रन करता है तो आपको वो रिस्क बढ़ जाता है कि दैट पर्सन कैन ऑल्सो हैव द सेम डिजीज। नेक्स्ट इज बिल्ट, अगेन दिस इज डिपेंड्स ऑन जेनेटिक फैक्टर्स। अगर बिल्ट फैमिली में रन करता है टू बिकम वेरी फैट और वेट ज़्यादा होता है इन सम फैमिलीज, तो वो फैमिली में रन करता है, जेनेटिक हो जाता है, एंड एवरी पर्सन इज हेल्दी और ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। देन नेक्स्ट इज पास्ट इलनेस और सर्जरी। अगर आपको पहले कोई इलनेस हुई थी बचपन में, कभी कभी ऐसे भी होता है बचपन में कोई बीमारी होती है तो वो वापस होने के चांसेस, रिस्क बढ़ जाता है। एंड सर्जरी भी अगर किसी चीज़ की होती है तो फिर से उसको वो चीज़ को सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर टाइम, तो दैट ऑल्सो रिस्क बढ़ता है। एंड देन करंट हेल्थ स्टेटस एंड एनवायरनमेंट एंड रेसिडेंस। नाउ एनवायरनमेंट ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका भी रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो पॉल्यूशन से भी जल्दी आप बीमार हो सकते हैं। एंड देन वी हैव केमिकल फैक्ट्रीज। अगर समझो आप जहाँ रहते हो वहाँ पे आसपास में केमिकल फैक्ट्रीज है तो उससे भी रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स का डिटेल्स लिया जाता है इन अंडरराइटिंग टू गिव हेल्थ इंश्योरेंस, और ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको कितना फायदा देगा। मॉरल हैजार्ड्स आर ए पार्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। इसमें या तो इंश्योर्ड या इंश्योरर दोनों में से किसी एक को फायदा या नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग पॉलिसी जस्ट बिफोर द ऑपरेशन एंड नॉट डिस्क्लोजिंग इन द प्रपोजल फॉर्म। किसी बंदे को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया और उसके जस्ट पहले उसने पॉलिसी खरीदना सोचा, एंड जब पॉलिसी लेता है तब प्रपोजल फॉर्म में ये डिक्लेयर नहीं करता है कि उसका ऑपरेशन शेड्यूल्ड है, तो उस केस में जो पॉलिसी लेता है, इंश्योर होता है, वो उसको नुकसान हो सकता है। बिकॉज जब कंपनी चेक करेगी, डॉक्टर के साथ पूछेगी, आपका डिटेल्स पूछती है फैमिली डॉक्टर को, तब उनको कंपनी वालों को पता चल जाता है कि ये ऑपरेशन ऑलरेडी होने वाला था, तो उसको वो ऑपरेशन का क्लेम नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्टेइंग इन द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्पिटल रूम। नाउ इन दिस केस, अगर इंश्योर्ड ने ऑलरेडी हेल्थ पॉलिसी ली है और उसका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो वो सोचता है कि मैं अच्छे से अच्छे रूम में रहूँ, यू नो, समटाइम्स टू शो पीपल ऑल्सो कि मैं इतने एक्सपेंसिव रूम में अपना ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ।
इस केस में कंपनी को नुकसान होता है, बिकॉज कंपनी को वो हॉस्पिटल रूम का हाई क्लेम भरना पड़ता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ इंश्योरेंस, फाइंड एंड यूज। इसमें एवरी न्यू प्रोडक्ट, जो भी न्यू प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है उसको पहले सर्टिफाइड किया जाता है बाय एन अपॉइंटेड एक्चुअरी एंड द सीईओ ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद इट इज सेंड टू IRDA। नाउ IRDA विल अगेन चेक ऑल द डिटेल्स, और अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कंपनी को बताता है कि आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करना है अंडर दिस फाइल एंड यूज, एंड जो चेंजेस करने हैं वो कंपनी अगेन इट हैज टू चेंज। सो IRDA के ऊपर डिपेंड होता है ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द प्रीमियम, द बेनिफिट्स जो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी देना चाहती है टू इट्स कस्टमर्स। IRDA के अप्रूवल के बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है। द प्रोडक्ट नीड्स टू बी फाइल्ड विद द रेगुलेटर अंडर फाइल एंड यूज, एंड देन एनी रिवीजन और मॉडिफिकेशन इन ए पॉलिसी। अगर पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने हैं, एनी रूल्स, उसको बेनिफिट्स या प्रीमियम चेंज करना है, तो वो 3 महीने पहले पॉलिसी होल्डर को बताना बहुत ज़रूरी है। गाइडलाइंस फॉर पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स चेंजिंग फ्रॉम वन प्लान टू अनदर और फ्रॉम वन इंश्योरर टू अनदर इंश्योरर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ़ोन में आइडिया का सिम कार्ड है और आपके पास जो प्लान है वो भी आपको पसंद नहीं है, तो आप सेम कंपनी में दूसरा प्लान ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल पूरा ही इसका फैसिलिटीज पसंद नहीं है, तो यू कैन स्टॉप यूजिंग दिस सिम कार्ड एंड चेंज टू एयरटेल सिम कार्ड। दिस इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। सेम वे इंश्योरेंस में भी, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशली, उसमें भी आप प्लान चेंज कर सकते हो विद द सेम कंपनी, और अगर आपको फैसिलिटीज पसंद नहीं है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस दूसरी कंपनी का भी ले सकते हो। नाउ important thing, this can be done only at the time of renewal। अगर आपको पोर्टेबिलिटी करनी है हेल्थ इंश्योरेंस की एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो इट कैन बी डन ओनली एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। पूरे साल में आप कभी भी नहीं कर सकते हो, जब भी रिन्यूअल का प्रीमियम पेमेंट टाइम आता है तभी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर अनदर कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस। और पोर्टेबिलिटी अप्लाई करने के लिए आपको 45 डेज इन एडवांस करना पड़ता है टू द इंश्योरर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 अगस्त को हेल्थ पॉलिसी ली है एक कंपनी की, तो 27 जून को आपको एप्लीकेशन देना होता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस दूसरी कंपनी में शिफ्ट करना है। अगर आपने 45 डेज इन एडवांस अप्लाई नहीं किया है तो वो साल में फिर आपका पोर्टेबिलिटी नहीं होगा। अगेन यू विल हैव टू वेट फॉर द होल ईयर। एक साल फिर से आपको पूरा रुकना पड़ेगा नेक्स्ट रिन्यूअल प्रीमियम डेट के लिए, और फिर आपको अप्लाई करना होगा। ऑल हेल्थ पॉलिसीज आर पोर्टेबल। नाउ अगर आपने 45 डेज एडवांस में एप्लीकेशन दे दिया है एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी को कि आपको दूसरी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो ये वाली कंपनी आपको पोर्टेबिलिटी फॉर्म और प्रपोजल फॉर्म ये दोनों देती है। तो कस्टमर और इंश्योर्ड को ये दोनों फॉर्म फिल करने हैं और न्यू इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करने हैं। नाउ अपॉन गेटिंग द फॉर्म्स, ये जो न्यू इंश्योरेंस कंपनी है ये आपके सारे डिटेल्स एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी से लेगी। ऑल द डिटेल्स, कितना क्लेम लिया है आपने पूरे करंट ईयर में, लिया है क्लेम लिया है कि नहीं, एंड ऑल द अदर डिटेल्स कलेक्ट करेगी ये कंपनी से। और IRDA में इन 7 वर्किंग डेज न्यू इंश्योरेंस कंपनी आपका डेटा पूरा अपलोड कर देगी। अगर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी फेल्स टू गिव द डिटेल्स, आपके डिटेल्स अगर न्यू कंपनी को नहीं दे पाती है ये एग्जिस्टिंग कंपनी, तो इट इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ IRDA।
आफ्टर दिस विद इन 15 डेज एक बार अप्रूवल मिल गया IRDA से न्यू कंपनी को कि आपकी पॉलिसी अप्रूव्ड है, तो विद इन 15 डेज न्यू कंपनी हैज टू इन्फॉर्म द पॉलिसी होल्डर कि आपका प्रपोजल अप्रूव हो गया है। इफ इट फेल्स, अगर ये 15 दिन में आपको नहीं बताती है कि आपका पॉलिसी अप्रूव्ड है IRDA से और आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, तो 15 डेज के बाद दे कैन नॉट रिजेक्ट योर पॉलिसी। उसके बाद अगर उसमें कोई भी ऐसा डिजीज है जो ये कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो भी उनको आपको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ेगा अगर उन्होंने आपको 15 डेज में इन्फॉर्म नहीं किया है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट करते टाइम वेटिंग पीरियड आ जाता है, और अगर ये वेटिंग पीरियड एक्सटेंड हो गया ड्यू टू पब्लिक हॉलीडेज और एनी अदर रीजन, और आपकी रिन्यूअल डेट आ गई इस वेटिंग पीरियड में, तो पॉलिसी होल्डर कैन कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। जो आपके पास ऑलरेडी पॉलिसी है, जो कंपनी की पॉलिसी है, आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आपका पोर्टेबल नहीं हो जाता है, और वो आप 1 महीने तक यूज कर सकते हो सेम पॉलिसी, और उसका प्रीमियम विल बी चार्ज ऑन प्रो राटा बेसिस, दैट इज ओनली फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। जितना टाइम आप पॉलिसी यूज करोगे सेम, उतना टाइम का ही आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर उस वेटिंग पीरियड में क्लेम आ जाता है तो पॉलिसी होल्डर को बैलेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है अपने सेम कंपनी के पास, जो उसकी एग्जिस्टिंग कंपनी है जिससे उसने हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी लिया हुआ है, उसी के पास उसको बैलेंस प्रीमियम पे करना है और फुल ईयर तक फिर से कंटिन्यू करना होता है। एंड नेक्स्ट इज नो कमीशन शैल बी पेड फॉर द पोर्टल पॉलिसी। Basic principles of insurance. Now these two are very important points. ये points health insurance और life insurance दोनों के लिए same है। Any type of insurance के लिए ये 2 point it's important. So first is utmost good faith, that is uberrima fidelis, means जब भी पॉलिसी लेते हैं पॉलिसी होल्डर, उसको सारे डिटेल्स अच्छे से क्लियरली कंपनी के फॉर्म में फिल करने चाहिए, और जो एजेंट होता है उसे भी सेम वे कस्टमर को सारे डिटेल्स अच्छे से क्लियरली बताने चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। एंड नेक्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, दैट इज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एसेट। मीन्स इंश्योरेंस किसके लिए लेते हैं? हर वो इंसान के लिए जिसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इन योर लाइफ्स, लाइक हस्बैंड वाइफ, लाइक अभी तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो दोनों का इंश्योरेबल इंटरेस्ट बनता है। अगर उनमें से कोई भी एक नहीं है तो इट विल बी अ बिग लॉस टू द फैमिली। दैट इज वाई उनको दोनों के लिए इंश्योरेंस लेना है। टूल्स फॉर अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिस्क सिलेक्शन एंड रिस्क प्राइसिंग। अंडरराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी इंश्योरेंस पॉलिसी। वो रिस्क सिलेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अगर होता है तो कंपनी को लॉस होगा, बिकॉज वो कोई भी इंश्योरेंस दे ही नहीं पाएगा, बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल और एनी पर्सन्स कुछ ना कुछ उनमें खामियां होती ही हैं। सो ये सिलेक्शन करने के टाइम कंपनी को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं और काफ़ी कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे वो रिस्क सिलेक्शन करें कि कंपनी को फ़ायदा भी हो, ज़्यादा पॉलिसीज भी मिले, फ़ायदा भी हो, एंड एट द सेम टाइम कस्टमर को भी सेटिस्फैक्शन मिले। एंड सेम वे रिस्क प्राइसिंग है, इसमें कंपनी क्या करती है, अगर पॉलिसी होल्डर के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं तो उनको हायर प्रीमियम बोलती है। लाइक एज, अगर ज़्यादा एज है तो प्रीमियम भी हाई हो जाता है, और अगर ज़्यादा डिजीज़ है तो अगेन प्रीमियम हाई करके पॉलिसी देते हैं ज़रूर,
क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं इंश्योरेंस की, एंड अगर एक कंपनी नहीं देगी तो पॉलिसी होल्डर दूसरी कंपनी के पास चले जाता है। तो कॉम्पिटिटिव इंश्योरेंस पॉलिसीज के वजह से कंपनी को ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अंडरराइटिंग के लिए टूल्स हैं। फर्स्ट इज प्रपोजल फॉर्म। ये फॉर्म में सारे पॉलिसी होल्डर के डिटेल्स फिल करके कंपनी को देने होते हैं। देन यू हैव एज प्रूफ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एज प्रूफ। स्टैंडर्ड एज प्रूफ, इसमें आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट। सेकेंड इज नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। इसमें राशन कार्ड आ जाता है, वोटर आईडी, एल्डर्स डिक्लेरेशन। नाउ एल्डर्स डिक्लेरेशन इज पहले ज़माने में सब बर्थडेट्स लिख के नहीं रखते थे या याद नहीं होता था, सब ऐसे वेदर को देख के या दिन को देख के डिसाइड करते थे। जैसे अमावस के दिन पैदा हुआ या पूर्णमासी के दिन हुआ, सावन का महीना था, या ऐसे सब प्रेडिक्ट करके डेज देख के, डे नाइट देख के डिसाइड करते थे डेट। तो उसको बोलते हैं एल्डर्स डिक्लेरेशन। एंड गांव में ग्राम पंचायत का सर्टिफिकेट बनता था, ऐसे बोल सकते हो। एंड देन होरोस्कोप। बहुत लोग जब बच्चा पैदा होता है तो उसका होरोस्कोप निकालते थे, जन्मपत्री, उससे डेट पता चलती थी। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, ये वाला डॉक्यूमेंट कंपनी को बताना पड़ता है इफ यू हैव अ पर्सनल एक्सीडेंट कवर और व्हेन द सम एश्योर्ड इज हाई। आपका जो सम एश्योर्ड है, जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है इंश्योरेंस में, वो बहुत हाई है या मिसमैच है बिटवीन इनकम एंड सम एश्योर्ड। ये इम्पोर्टेंट है। आपका जो एनुअल इनकम है उसका 10 to 15 टाइम्स ही सम एश्योर्ड होता है। अगर इससे ज़्यादा है सम एश्योर्ड तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का चेकिंग होता है। नेक्स्ट इज मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट भी करते हैं। सम कंपनीज हैव द फैसिलिटी कि अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो वो लोग आपका मेडिकल फ्री में करवाते हैं। तो वो जब होता है जब एज ज़्यादा है, लाइक मोस्टली 40+ अगर पॉलिसी होल्डर है तो उसका मेडिकल किया जाता है, और इफ द सम एश्योर्ड इज मोर। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रिपोर्ट ऑफ सेल्स पर्सनल। नाउ अभी कभी कभी क्या होता है, कस्टमर सारे डिटेल्स नहीं बताता है, उसको ऐसे हेजिटेशन होता है कि अगर मैं कंपनी को बताता हूँ कि मैं स्मोक करता हूँ या अल्कोहल लेता हूँ तो कंपनी मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर देगी या प्रीमियम बहुत बढ़ा देगी। तो समटाइम्स द कस्टमर विल नॉट डिस्क्लोज। ऐसे टाइम पे जो सेल्स पर्सन है या एजेंट है वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कंपनी को दे सकता है अगर उसे पता चलता है कि ये वाला कस्टमर अल्कोहल लेता है, ड्रिंक करता है, लेकिन इसने डिस्क्लोज नहीं किया है। अंडरराइटिंग प्रोसेस के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज मेडिकल अंडरराइटिंग। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में स्पेसिफिकली पॉलिसी होल्डर का सारे मेडिकल टेस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट इज नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग। एक क्वेश्चनर होता है जो कस्टमर से पूछते हैं और आंसर्स में कस्टमर को राइटिंग में देना होता है उसके सारे डिटेल्स। नेक्स्ट मेथड है जजमेंट एंड न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड। इसमें नंबर्स दिए जाते हैं फॉर डिफरेंट फैक्टर्स और ये प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया होता है। ऑलरेडी नंबर्स फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल एज, अगर एज 40+ है तो -1 हो जाता है, और अगर 40 से कम है एज तो +1 हो जाता है। देन जेंडर, समझो मेल है कोई तो मेल का +2 हो जाता है और फीमेल का +1। सो ये जो नंबर्स है ना ये ऑलरेडी फिक्स्ड रहते हैं कंपनी में, और वो नंबर्स के हिसाब से अलग अलग फैक्टर्स के नंबर्स देते हैं। फिर वो नंबर्स को टोटल करते हैं और उसमें पता चलता है कि कितना रेटिंग है। अंडरराइटिंग प्रोसेस के सारे मेथड्स अप्लाई करने के बाद कंपनी अंडरराइटिंग डिसीजन लेती है।
वो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एक्सेप्ट रिस्क एट स्टैंडर्ड रेट्स। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स और सब क्राइटेरिया प्रॉपरली मीट होता है पॉलिसी होल्डर का, तो उसको स्टैंडर्ड रेट्स पे पॉलिसी दे दी जाती है। सेकेंड इज एक्सेप्ट रिस्क एट एक्स्ट्रा प्रीमियम लोडिंग। दैट इज अगर पॉलिसी होल्डर को कोई ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा प्रीमियम लेके पॉलिसी दे दी जाती है। देन नेक्स्ट इज पोस्टपोन द कवर। फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम पे उसको पॉलिसी नहीं देते हैं, उसको पोस्टपोन कर देते हैं। आफ्टर द डिलीवरी उसको वो पॉलिसी मिलेगी। और दे कैन जस्ट डिक्लाइन द कवर। कस्टमर्स होते हैं जिनका सब टेस्ट होने के बाद, सारे क्राइटेरिया मीट करने के बाद बहुत रिस्क ज़्यादा होता है, तो डिक्लाइन भी करते हैं कभी कभी। देन नेक्स्ट इज काउंटर ऑफर। रेस्ट्रिक्ट और डिनाई पार्ट ऑफ द कवर। काउंटर ऑफर में ऐसा होता है कि जो कस्टमर है उसको मे बी डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ बहुत हाई है उसका, तो उसको पॉलिसी तो देते हैं लेकिन डायबिटीज़ को एक्सक्लूड करते हैं, निकाल देते हैं। मीन्स अगर वो डायबिटीज़ के वजह से बीमार होता है तो उसको उस टाइम पे क्लेम नहीं देंगे, लेकिन डायबिटीज़ के अलावा अगर उसको दूसरी कोई बीमारी होती है या मलेरिया होता है या कुछ और होता है, तब उसको ये पॉलिसी का फ़ायदा मिलता है। एंड देन ऐसे भी करते हैं कि प्रीमियम ज़्यादा रखते हैं और सम एश्योर्ड लेस करते हैं। ऐसे क्राइटेरिया रख के भी पॉलिसी देती है कंपनी। नेक्स्ट इज इम्पोज ऑन हायर डिडक्टेबल और को पे। ना को पे में क्या होता है कि पॉलिसी तो दे देते हैं कस्टमर को कंपनी, लेकिन जब भी उनका क्लेम आता है तो परसेंटेज डिसाइड करते हैं। ऑलरेडी पहले ही परसेंटेज डिसाइडेड होता है कि अगर आपने हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है और आपका 1 लाख खर्चा आया है, तो उसमें से 60% कंपनी देगी और 40% कस्टमर को पे करना है बिल। सो दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड। जब ये पॉलिसी लेता है कस्टमर, तभी को पे का परसेंटेज डिसाइड करके देते हैं। एंड नेक्स्ट इज लेवी परमानेंट एक्सक्लूजन्स। और एक क्राइटेरिया है, कस्टमर को पॉलिसी तो देते हैं लेकिन कंपनी ये क्राइटेरिया रखती है कि ये चीज़ के लिए आपको क्लेम नहीं मिलेगा परमानेंटली, मतलब कभी भी नहीं मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर स्मोक करता है एक कस्टमर, तो अगर स्मोकिंग करने के वजह से वो बीमार हुआ या स्मोकिंग करने से उसका कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आया, तो सिर्फ उसके लिए उसको पॉलिसी का फ़ायदा नहीं देंगे, क्लेम नहीं देंगे। अपार्ट फ्रॉम स्मोकिंग अगर और कुछ भी होता है वो कस्टमर को, वो कंपनी विल गिव द क्लेम। जैसे इंडिविजुअल पॉलिसीज होती है, वैसे ही ग्रुप इंश्योरेंस भी मिलता है। एंड ग्रुप इंश्योरेंस कैन बी गिवन टू एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस लेता है कि अगर वो लोग बीमार होते हैं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए ये फैसिलिटी होती है। जो ओनर होता है वो ही प्रीमियम पे करता है, एंड जब तक एम्प्लॉय वो कंपनी में काम करता है तब तक ही उसको वो बेनिफिट मिलता है। अगर उसने वो ऑर्गेनाइजेशन लीव किया है तो उसके बाद उसको उसका फैसिलिटी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड होल्डर्स एंड लेबर यूनियंस एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं अलग अलग जिनको ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है। एंड देयर इज अ डिस्काउंट इन प्रीमियम। अगर 100 लोगों का ग्रुप है तो प्रीमियम का डिस्काउंट मिलता है। 25 पीपल है अगर ग्रुप में तो देयर इज नो डिस्काउंट। नाउ इट कैन नॉट बी गिवन टू अ ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड पीपल विच इज कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ कन्वीनियंस। मीन्स जो ग्रुप है वो रिलेशन होना चाहिए। जैसे अभी एम्प्लॉयज है, वो लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनको मिलता है। एक कंपनी के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है उनको मिल जाता है। लेबर यूनियंस भी सेम, एक ही जगह काम करते हैं फैक्ट्री में, तो उनको मिलता है। लेकिन अगर किसी ने ऐसे ग्रुप बनाया है सिर्फ इंश्योरेंस का फ़ायदा उठाने के लिए, तो उनको इंश्योरेंस नहीं देते हैं।
अंडरराइटिंग ऑफ ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर कोई कस्टमर फॉरेन कंट्री में जाना चाहता है तो उसके लिए इंश्योरेंस ले सकता है। उसका प्रीमियम यूजुअली हाई होता है एंड द प्रीमियम इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू एज और ड्यूरेशन के कस्टमर वहाँ पे कितना टाइम रहने वाला है। एंड सेकेंड इज कंपनी ध्यान रखती है कि वो कस्टमर फॉरेन कंट्री में किस लिए जा रहा है, कुछ डिजीज का ट्रीटमेंट तो नहीं लेगा ये पॉलिसी यूज करके। इसीलिए जो भी अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है कस्टमर की, कोई उसको ऑलरेडी डिजीज है, तो पॉलिसी इश्यू करने के टाइम वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते हैं। अंडरराइटिंग ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, उसमें ऑलरेडी रिस्क क्लासिफिकेशन किया होता है कंपनी ने। सो फर्स्ट इज रिस्क ग्रुप 1। ये जो लोग होते हैं उनका रिस्क का थोड़ा कम होता है, लाइक डॉक्टर्स, कंसल्टिंग इंजीनियर्स, टीचर्स, बैंकर्स एक्सेट्रा। देन रिस्क ग्रुप 2, इसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स, ड्राइवर्स, वेटेरिनरी डॉक्टर्स, एमसी ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। एंड देन दिस इज द मोर रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ग्रुप 3 में, माइनर्स, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वर्कर, माउंटेनियरिंग, स्पोर्ट्स वाले एक्सेट्रा। ऐसे काफ़ी रिस्क अलग अलग कैटेगरी में ऑलरेडी क्लासिफाइड होते हैं और इसके हिसाब से प्रीमियम और बेनिफिट्स डिसाइड होते हैं। कंपनी आपको बेनिफिट्स भी देती है पॉलिसी पे, लाइक 5% डिस्काउंट मिलता है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल अगर आप 2 साल का प्रीमियम एक साथ भरते हो। और फिर सेकंड, नो क्लेम बोनस भी मिलता है। अगर पूरे साल में आपने एक भी क्लेम नहीं लिया है कंपनी से इन हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, वो कंपनी डिसाइड करती है अमाउंट। लेकिन अगर आपने एक साल में एक से ज़्यादा क्लेम लिए हैं, 2-3 क्लेम लिया है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे, तो कभी कभी कंपनी लोडिंग करती है प्रीमियम पे, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम लेती है। हेल्थ इंश्योरेंस के टर्म्स है को इंश्योरेंस, शेयरिंग ऑफ द रिस्क बाय मोर देन वन इंश्योरर इज नोन एज को इंश्योरेंस। दैट इज क्लेम सेटलमेंट के टाइम अगर आपके पास 2 अलग अलग कंपनीज की पॉलिसी है हेल्थ पॉलिसी, तो दोनों कंपनीज मिलके आपका क्लेम सेटल कर सकती हैं, दैट इज कॉल्ड को इंश्योरेंस। Then second is reinsurance. If the risk is passed on to the other insurance company, it is known as reinsurance.